हाँ भाई बच्चों, सभी प्यारे बच्चों को पीडब्ल्यू की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो बच्चों ने कहा यार सर आज आते आते सीधा थैंक यू मार दिया, ऐसा क्या हुआ, है ना। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यार आता है तो कोई गुड इवनिंग करता है या हेलो बच्चों बोलता है, आपने सारे डायरेक्ट थैंक यू की स्टार्टिंग कर दी। तो देखो बच्चों, इसका रीजन क्या बताता हूं। आप सभी बच्चों को अब तक ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने अलग सर को, ठीक है, एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा है। और ये अवार्ड आप जानते हैं किसको मिला है? आपको। ये अवार्ड किसको मिला है? आपको। क्यों? आप लोगों का प्यार ही है जिसकी वजह से हम लोग समाज में इस एजुकेशन को फैला पा रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने सबसे पहले आप लोगों को आकर थैंक यू बोला है, सबसे पहले आकर थैंक यू बोला है। अब दूसरा, हाँ गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, चलो गुड आफ्टरनून, हाँ गुड आफ्टरनून, गुड गुड। और आपको भी कांग्रेचुलेशन और पूरी पीडब्ल्यू की टीम को भी कांग्रेचुलेशन, क्योंकि जब कोई अचीवमेंट आता है तो उसमें किसी एक का हाथ नहीं होता है, आपका हाथ है, टेक टीम का हाथ है, ठीक है, बाकी जो मैनेजमेंट की टीम है उनका हाथ है, जो स्टूडियो का मैनेज करते हैं जिसकी वजह से इतनी अच्छी क्लास हो पाती है उनका हाथ है, फिर हम लोगों का थोड़ा सा हाथ है। तो इन सभी लोगों को मेरी तरफ से और मेरे प्यारे बच्चों की तरफ से वेरी वेरी थैंक यू, है ना। अब क्लास के ऊपर आ जाते हैं। ओके ओके ओके, गुड गुड। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अचानक क्लास की टाइमिंग कैसे चेंज हो गई, हमें तो पता ही नहीं था, और सर्वेश सर आके प्रकट हो गए कि यार केमिस्ट्री की क्लास होगी, है ना। तो ऐसा नहीं है, इसका रीजन भी मैं आपको आराम से बता देता हूं जैसे आप इन बातों को समझ सके। है क्या, जो इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, उसको ट्रैकल करने के लिए या उसको समझने के लिए कि वो किस बैच से आ रही है, किस बैच की वजह से जो टेक में इशू आ जाते हैं अचानक, है ना, अनवांटेड इशू जिनके बारे में हम लोग भी नहीं जानते, हम लोग सीधा बैठे होते हैं, अचानक कोई इशू क्रिएट हो जाता है और उसको फिर डील करने में कुछ समय लगता है। तो हम लोगों ने टाइमिंग थोड़ा अलग अलग कर दी है हर बैच की, जैसे हमें ये इशू पता चल जाए कि किस बैच में ये इशू आ रहा है और किस बैच की वजह से आ रहा है, तो हम आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसी वजह से थोड़ा टाइमिंग का खेल हुआ है और ये 1-2 दिन हो सकता है, 1-2 दिन हो सकता है, मगर आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप बिल्कुल परेशान ना हो, 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन ऐसा हो सकता है। तो जो लाइव देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग लाइव बातें भी करेंगे, काम भी करेंगे, वेरी गुड। हाँ बेटा वेरी गुड, हाँ ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा टाइमिंग का इधर उधर चल रहा है। जो आज की टाइमिंग है जरूरी नहीं कि कल की भी यही टाइमिंग हो, आप इसलिए फ्रीक्वेंटली नोटिफिकेशन थोड़ा चेक करते रहिएगा, है ना। और 1-2 दिन बस, उसके बाद आपको प्रॉपर शेड्यूल और प्रॉपर शेड्यूल से क्लास, क्यों, उतनी देर में हमें फॉल्ट पता चल जाएगा कि क्या है जिसकी वजह से बार बार ये इशू आ जाता है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए क्लास के पहले बता दिया, क्यों, क्योंकि भाई बच्चों को भी रहता है कि अचानक सर अभी तो हम स्कूल से आए हैं, कुछ बच्चे तो बेचारे यही कह रहे होंगे कि सर अभी तो स्कूल से आए हैं, स्कूल से आते ही क्लास लाइव। हाँ नो प्रॉब्लम, वेरी गुड यार, आपसे इसी बात की उम्मीद थी, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू बच्चों। चलो तो अब दोस्तों आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पे, जिसका नाम क्या है, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री जो है वो एक रिलेशन का नाम है, तो चलो हम लोग रिलेशन डेवलप करते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा नोटिफिकेशन नहीं आया है सर, विदाउट नोटिफिकेशन क्लास है, ओके कोई बात नहीं। यदि विदाउट नोटिफिकेशन क्लास है तो आप बीच बीच में देखते रहो, है ना। वो सिर्फ प्रॉब्लम को सर्च करने के लिए, मतलब एक मैकेनिज्म है जिससे प्रॉब्लम सर्च होती है, वो कर रहे हैं। जैसे आपको हम प्रॉपर शेड्यूल दे सके 1-2 दिन में और आराम से हमारी पूरी क्लास रेगुलर चलती रहे, और ऐसा चलेगी
1000 मतलब जितने बैच है सब में रेगुलर चल रही है, आपकी भी चलेगी, बस 1-2 दिन का मामला है और कोई बात नहीं है। हाँ 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 गुड। अभी कुछ देर पहले फिजिक्स की क्लास खत्म हुई है राजवंश सर की, है ना, तो राजवंश सर के बाद मेरी क्लास है, अब हम लोग क्लास करेंगे। हाँ सभी बच्चे जितनी जल्दी जुड़ सकते हैं जुड़ जाएं, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक, ओके ओके कोई बात नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल यार बिल्कुल। अब देखो यार काम की बात कर लेते हैं। काम की बात क्या है, देखो अब स्कूल चालू हो गए, अब जब स्कूल चालू हो गए तो बच्चों के पास एक और समस्या होगी, पानी पी लो। बच्चों के पास एक और समस्या होगी, क्या, कि सर हम स्कूल भी कर रहे हैं और कोचिंग भी कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा बैलेंस करना बता दीजिए। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास आए कि सर आप क्लास में एक बात को डिस्कस कर दीजिएगा। मैंने कहा क्या बेटे, तो बच्चों के मैसेज में ये था कि सर स्कूल और इंस्टीट्यूट को कैसे मैनेज करें, थोड़ा सा गाइडेंस कर दीजिएगा, थोड़ा गाइड कर दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा यार हम आपकी हेल्प के लिए तो हैं, हम आपकी हेल्प के लिए हैं, बिल्कुल गाइड करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बच्चे ने पूछा है, क्यों, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं उनमें 99.99 बच्चों के पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और जो एक 0.1% में छोड़ रहा हूं ना, वो एरर है, नहीं तो 100% के पास वो प्रॉब्लम है कि सर स्कूल और कोचिंग को कैसे मैनेज करें। तो देखो यार स्कूल और कोचिंग को मैनेज करना सिखाते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली बात आप ध्यान रखना कि स्कूल पढ़िए उसके बाद क्लास पढ़िए, और दोनों बहुत ईमानदारी से पढ़िए। बच्चों ने कहा मतलब, मैंने कहा मतलब ये कि जब आप स्कूल के अंदर स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो तो खूब ईमानदारी से करो। यदि आप खूब ईमानदारी से पढ़ोगे स्कूल के अंदर, मतलब बिल्कुल हाईली डेडिकेशन के साथ, और कोचिंग भी हाईली डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे, तो सेल्फ स्टडी कम करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी कम करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट तुम वहां पे ही सीख लोगे। जैसे स्कूल का काम तुमने स्कूल में निपटा लिया, 1-2 पीरियड हमारे खाली मिल जाते हैं उनमें निपटा लिया, यस जो मैम ने कहा या सर ने कहा वहीं पे कर लिया। तो डेडिकेशन के साथ पढ़ो, ऐसा ना करो कि बस स्कूल गए हैं, बस ऐसा थोड़ा बहुत टाइम पास किया और चले आए। डमी क्या बेटा, डमी स्कूल, अच्छा बहुत सारे बच्चों के डमी स्कूल है, तो जिन बच्चों के डमी स्कूल है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ जिन बच्चों के डमी स्कूल है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास तो टाइम ही टाइम है। मगर जिनके डमी स्कूल नहीं है उनके लिए बता रहा हूं ये। हाँ हाँ डमी स्कूल वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपना मैनेज कर ही लेते हैं। जिनके पास डमी स्कूल नहीं है उनके लिए बता रहा हूं, उनके लिए बता रहा हूं, यस उनके लिए बता रहा हूं। तो देखो फिर उसके बाद आपने कोचिंग की, अब दोनों में क्या ध्यान रखना है। जब मैं क्लास करूंगा तो मैं अपनी क्लास में क्या क्या करा दूंगा बता देता हूं। मैं अपनी क्लास में पढ़ाते हुए आईआईटी जेई के क्वेश्चन करा दूंगा और प्रैक्टिस के क्वेश्चन करा दूंगा, साथ साथ में एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आपसे करवा लूंगा। मैं नहीं करूंगा, मैं इस तरह से एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपसे करवा लूंगा। देखो एक आध मैं क्वेश्चन लाया हूंगा, उससे क्या होगा, ये तो आईआईटी का है, ये एनसीईआरटी का है, जैसे ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन मैं आपसे करवा लूंगा। इससे क्या होगा, एनसीईआरटी के मेन मेन सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ये देखो, और मैं ब्रैकेट में लिख के लाऊंगा कि एनसीईआरटी का है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा स्कूल के भी लगभग क्वेश्चन लग गए, और क्लास के भी, आईआईटी जेई के भी हो गए। आईआईटी जेई के क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। देखो ये देखो, ये सारे आईआईटी जेई के क्वेश्चन है, ये सारे आईआईटी जेई के क्वेश्चन है ना, ये बीच बीच में होंगे। ये देखो ये सारे आईआईटी जेई के क्वेश्चन है, ये सारे आईआईटी जेई के क्वेश्चन है ना। ये देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास को यदि कोई बच्चा पूरी ईमानदारी से सॉल्व कर रहा है तो हम लोग मैक्सिमम पोर्शन यहीं पे कवर कर लेंगे। और फिर घर में क्या करना है, घर में टीचर के नोट्स रिवाइज करो और सिर्फ डीपीपी लगा लो। घर में टीचर के नोट्स रिवाइज करो, सिर्फ डीपीपी लगा लो। घर में टीचर के नोट्स रिवाइज करो और सिर्फ डीपीपी लगा लो। इसके बाद यदि किसी बच्चों को और क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ रही है तब वो मॉड्यूल को सॉल्व करे। तो हफ्ते में 3 दिन सिर्फ मॉड्यूल सॉल्व कर लो। अब मॉड्यूल के कितने 40-50 क्वेश्चन,
मिनिमम। देखो ये मिनिमम बता रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है सर पोल कर लीजिए, बेटा पोल भी करेंगे मगर अभी नहीं। एक्चुअल में टेक का जो इशू चल रहा है उसमें पोल भी गड़बड़ा जाएगा ना, उसमें पोल में भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो पोल भी करेंगे, क्वेश्चन में भी आंसर तुमसे पोल में ही पूछा करेंगे, जैसे मुझे पता चलेगा कितने बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, ऐसे भी पता चलता है मगर वैसे भी पता चलेगा। तो पोल जो है 1-2 दिन बात करना स्टार्ट करेंगे, जरा ये टेक वाले इशू थोड़ा सॉल्व हो जाए। इसी वजह से टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो रही है, जैसे हम लोगों को ये पता चले किस बैच की मेजर प्रॉब्लम आ रही है, किस बैच की वजह से जरा दिक्कत आ रही है ना। तो पोल भी किया करेंगे। अच्छा देखो किसी बच्चे ने कहा सर मेरे पास मॉड्यूल नहीं है, तो एक तो आप पीडब्ल्यू का मॉड्यूल मंगा लो। यदि मान लो किसी के पास नहीं है तो आप तो जानते ही हो अलग सर सबके लिए हाजिर है। तो आप ऐप पे जाओगे ना, तो ऐप पे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में मॉड्यूल का पीडीएफ पड़ा है। हाँ पीडब्ल्यू के मॉड्यूल का पीडीएफ पड़ा है, तो लाइब्रेरी में पीडब्ल्यू के मॉड्यूल का पीडीएफ पड़ा है, आप उससे सॉल्व कर लो। और उसके सॉल्यूशन भी है, उसके वीडियो सॉल्यूशन भी है, उसके वीडियो सॉल्यूशन भी है, तो आप उससे वीडियो सॉल्यूशन देख लोगे। तो इसमें निकल के क्या आया है, निकल के ये आया है कि किसी चैप्टर में 4000 क्वेश्चन करने ना लग जाओ कि किसी चैप्टर में बच्चा 300-300 क्वेश्चन कर रहा है, नहीं, हर चैप्टर में लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं। इससे क्या होगा, बैकलॉग नहीं बनेगा, और इससे क्या होगा, हर चैप्टर को हम एक लेवल तक पढ़ के जा पाएंगे, हर चैप्टर को हम एक लेवल तक पढ़ के जाएंगे। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारा बोर्ड अलग है। देखो यार यदि कोई भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी के जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही हर बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो हर बोर्ड के क्वेश्चन तो यार यहाँ पे स्क्रीन पे ला नहीं सकता मैं, है कि नहीं यार दोस्त। तो हर बोर्ड के क्वेश्चन तो नहीं ला सकता। कोई कह रहा है आईएससी बोर्ड के सर ले आओ, कोई कहेगा महाराष्ट्र बोर्ड के ले आओ, कोई कहेगा बिहार बोर्ड के ला दीजिए, कुछ कहेगा यूपी बोर्ड के ला दीजिए, राजस्थान बोर्ड के ला दीजिए, कहां के ला पाऊंगा, वेस्ट बंगाल के ले आओ। तो जैसे एनसीईआरटी में आते हैं वैसे ही आपके बोर्ड में आते हैं। तो यदि एक बोर्ड के क्वेश्चन 2, 4, 6 हो जाते हैं तो हर तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ डीपीपी देखो, डीपीपी जो मिलती है वो डेली नहीं मिलती है, वैसे तो डेली शेड्यूल है, मगर जो टॉपिक खत्म होता है उसकी डीपीपी मिलती है। अब जैसे देखो आज नो डीपीपी क्लास है, क्यों, क्योंकि आज हम जो टॉपिक खत्म करेंगे उसकी डीपीपी कल आएगी, तो कल आपको डीपीपी मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चन तो हम लोग क्लास में ही करा देते हैं, और क्लास में हम नहीं कराते कभी क्वेश्चन, आप देखना हम दोनों लोग मिलके करते हैं। हम जब भी पढ़ाने के बाद क्वेश्चन पूछते तो आपसे पूछते हैं, फिर हम उनको करते हैं। चैट काफी तेज चल रहा है तो मैं कई क्वेश्चनों के मतलब समझ ही नहीं पा रहा हूं, सट से ऊपर भाग जाते हैं। सर ओए भाई भाई दोस्तों पकड़ नहीं पा रहा हूं कौन कौन क्या कह रहा है, थोड़ा थोड़ा बच्चों के जो कमेंट दिख रहे हैं वो मैं उन्हीं को समझते हुए बातें कर लेता हूं, है ना। हाँ सर टाइम टेबल, अच्छा एक बहुत बहुत रैंडम बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है सर टाइम टेबल बता दीजिए, टाइम टेबल बता दीजिए। टाइम टेबल के बारे में कल बात करेंगे, यदि कल मेरी क्लास होती है तो कल बात करेंगे, है ना। आज इतनी बातें कर ली हैं, पढ़ाना भी तो होता है यार दोस्त, सारी बातें एक ही साथ नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके सारी बातें करते रहेंगे, मतलब गाइडेंस धीरे धीरे देंगे। तो आज हम लोगों ने सिर्फ अपने स्कूल और कोचिंग को मैनेज करने की बात की है, तो उसमें क्या क्या आ गया, ईमानदारी से स्कूल पढ़ो, ईमानदारी से इंस्टीट्यूट पढ़ो, उसके बाद सिर्फ डीपीपी लगाओ शुरुआत में, उसके बाद जो डीपीपी आती है वो लगाओ, और यदि इसके बाद भी किसी बच्चे के पास टाइम बचता है तो फिर वो मॉड्यूल को टच कर ले। क्यों, क्योंकि क्लास और डीपीपी मिला के कम से कम 150 से 150 क्वेश्चन हो जाएंगे चैप्टर में। जब पूरा चैप्टर खत्म होगा और सारी डीपीपी खत्म होगी तो कम से कम 150 से 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 150 से 150 क्वेश्चन हर चैप्टर में पर्याप्त है, हर चैप्टर में पर्याप्त है। बुक बच्चा कह रहा है बुक बता दीजिए, बुक भी बताऊंगा, ठीक है, बुक भी बताऊंगा, एक दिन रुक जाओ, हाँ पहले इतना लगाना तो सीखो, बुक भी बताऊंगा। अब पीवाईक्यू तो कराता ही हूं, सारे पीवाईक्यू मैं क्लास में ही करा दूंगा, आईआईटी मेंस एडवांस में आए हुए सारे क्वेश्चन तो मैं क्लास में ही करा दूंगा, आप उसकी टेंशन लो ही नहीं, आप उसकी बिल्कुल टेंशन ना लो। अब चलो जरा क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों आप लोगों से मैंने कहा था चीजों को रिवाइज करके आइएगा, आप लोगों को ध्यान है मैंने आपको मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और डेंसिटी का खेला बताया था कि कैसे खेलते हैं उसके साथ। तो चलो हाँ सब कुछ बताएंगे। अब क्लास की स्टार्टिंग करते हैं, और क्लास की स्टार्टिंग आपके साथ, मतलब
आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। आंसर बताइए प्लीज। पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि जो पिछली क्लास में पढ़ाया था वो सभी बच्चे रिवाइज करके आ भी रहे हैं कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपके हवाले, इसका आंसर बताएं। इसका आंसर बताएं। सीएसडी को जरूर रिवाइज कीजिएगा क्योंकि सीएसडी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सभी प्यारे बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है, सीएसडी को जरूर रिवाइज करें। यस यस, वेरी गुड। आंसर बताओ इसका, आंसर बताओ। हाँ गुड। मॉड्यूल मल्टीपल टाइप क्वेश्चन सब होगा, सब होगा सर। ओके, आंसर बताइए, आंसर बताइए। आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी चेन्नई है, आईआईटी दिल्ली है या ऑल आईआईटी इसका आंसर है? कौन सा आंसर है? दीजिए आंसर। कल मैंने इसके कॉन्सेप्ट बताए थे, W/W और V/B, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया है। हाँ जल्दी आंसर दीजिए। गुड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कह रहे हैं कि आईआईटी दिल्ली आंसर है। अब फील लाओ, आईआईटी का फील लाओ, मतलब अपने घर में, अपने कमरे में या अपनी टेबल में, जैसे जिस बच्चे के पास अपना सेपरेट रूम है तो आईआईटी वाली चीजें लगाओ, मतलब आईआईटी के पोस्टर लगाओ। ठीक है, आईआईटी में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जो आपका मतलब बहुत नंबर 1 है, मतलब जो रैंक 1 वाला है, उसका पोस्टर लगाओ, है ना, उसका पोस्टर लगाओ जिससे तुम मोटिवेट होते हो, उनके पोस्टर लगाओ। मतलब उस रूम का माहौल आईआईटी जैसा होना चाहिए। उससे क्या है, मोटिवेशन मिलता है। जब किसी तुम स्पोर्ट्स के पास जाओगे, जो कोई मान लो स्पोर्ट्स को बहुत लव करता है या स्पोर्ट्स खेलता है, तो देखना उसके रूम में स्पोर्ट्स की चीजें लगी होंगी। सिंगर के पास जाओगे तो उसके रूम में सिंगरों के पोस्टर लगे होंगे, बड़े बड़े सिंगर के पोस्टर लगे होंगे। और कोई एक्टर के पास जाओगे, जो जूनियर एक्टर है, तो वो सीनियर एक्टर के पोस्टर लगा के रखता है। तो इसी तरह से वो क्या करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं और साथ साथ में याद दिलाते रहते हैं कि तुम आईआईटी करने के लिए बने हो, कोचिंग पढ़ने के लिए नहीं आए हो, आईआईटी क्लियर करने आए हो। तो इस वजह से ना अपने रूम के अंदर, जिसके पास सेपरेट रूम नहीं है, वो अपनी टेबल पे लगा ले। टेबल, जितनी जगह पे टेबल होती ना उतनी जगह पे इन पोस्टरों को लगाए। यस, अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हाँ बच्चे आंसर डी दे रहे हैं, चलो देखते हैं, देखते हैं भाई। देखो इसको पढ़ना सिखाया था, इसको पढ़ना सिखाया था ना। पहला सलूट, इसका मतलब सलूट कितना है, 20 ग्राम सलूट। देखना देखते ही क्वेश्चन खत्म हो जाए। पहला सलूट तो 20 ग्राम सलूट हो गया, ध्यान है। दूसरा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ml। क्यों, परसेंटेज को क्या कहते हैं, ml कहते हैं, परसेंटेज को 100 कहते हैं और V का मतलब ml। तो पहला हो गया सलूट, दूसरा हो गया सॉल्यूशन। तो पहले का पहले से कंपेयर, दूसरे का दूसरे से कंपेयर। तो 20 ग्राम सलूट और 100 ml सॉल्यूशन। बात खत्म हो गई। बच्चों ने कहा सर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ प्रोपेन। तो मैंने कहा ठीक है, जिसका मास परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ प्रोपेन इक्वल टू क्या होगा, जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर नीचे टोटल मास इंटू 100। यही तो होता है फार्मूला। अब देखो मास ऑफ प्रोपेन तो दिया है, रख दिया। ये देखो, अब प्रॉब्लम क्या है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है, इसको पढ़ो, द डेंसिटी ऑफ 20% W/V सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है। अब प्रॉब्लम ये थी कि हमें सॉल्यूशन का मास दिया नहीं था, हमें दोस्त क्या है, सॉल्यूशन का मास नहीं दिया था। तो हमने सॉल्यूशन का मास कैसे निकाला। अब मैंने डेंसिटी के बारे में क्या पढ़ाया था, अब बेईमानी मत करना, कोई बच्चा सोचने सर क्या पढ़ाया था, तो फिर यार अब बवाल हो जाएगा, है ना, अब टकरार होगी हमारी तुम्हारी फिर। क्यों, क्योंकि डेंसिटी को मैंने क्या पढ़ाया था, डेंसिटी एक कनेक्टर है जो मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करता है, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करता है। तो देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल लोगे। है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है यार,
ये देखो D इक्वल टू M अपॉन V, तो ये देखो, और ml, तो ये हो गया ml, और डेंसिटी कितनी है 1.5 ग्राम पर ml। यूनिट का ध्यान रखा करो, तो ml से ml कट गया, तो कितना मास आ गया 150 ग्राम। अच्छा बताना 150 ग्राम मास आया कितनी? यस वेरी गुड, सही, डेंसिटी कनेक्टर है, गुड। अब 150 ग्राम मास किसका आया है? सॉल्यूशन का। उठा के पटक दो, आई मीन टू से रख दो। सर बच्चे कह रहे हैं पटक दो, तो पता चला किसी ने 2-4 कुर्सियां ही पटक दी घर की, और फिर बेटा मारे गए, और फिर नाम हमारा लगाओगे, है ना? मम्मी से कहोगे कि सर ने कहा था, सर्वे सर ने कहा है कि पटक दो, तो हमने पटक दिया, तो तुम भी डांट खाओगे और हमें भी खिलवाओगे। ये आ रहा है 40/3। यस, IIT दिल्ली, सारे बच्चे IIT दिल्ली आंसर दे रहे थे, हमारा भी IIT दिल्ली है, देखा? जो तुम आंसर निकालते हो वही हम भी निकालते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सही है दोस्त, सही चल रहा है, सही चल रहा है, गुड। देखा, आराम से क्वेश्चन होगा, आप कॉन्सेप्ट को बस पकड़ के रखो, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। जो पढ़ाया है कोई भी क्वेश्चन होगा उसी से। यस वेरी गुड दोस्त, वेरी गुड। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इसके बाद चलेंगे टॉपिक पे। एक मेरा मनपसंद क्वेश्चन, एक मेरा मनपसंद क्वेश्चन जो ये है, ये देखो, इस क्वेश्चन को उठाते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, फिर आपसे एक पूछूंगा भी, है ना? ये क्वेश्चन मेरी जिम्मेदारी है, फिर आपसे पूछूंगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखना बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहा गया। 300 ग्राम सोल्यूशन ऑफ 20% वेट बाय वेट NaOH मिक्स्ड विद 200 ग्राम सोल्यूशन ऑफ 10% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ NaOH इन रिजल्टेंट सोल्यूशन। हमारे पास दो सोल्यूशन है, ऐसे देखो, हमारे पास दो सोल्यूशन है, 1 2 और ये रिजल्टेंट सोल्यूशन 3। देखिए क्या था, देखते जाइए, फिगर तो अच्छा बना दूं। ये देखो बच्चों, अब क्वेश्चन तो यार देखते ही हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बताता हूं। देखो ये 300 ग्राम का सोल्यूशन है, ये कितना है 300 ग्राम सोल्यूशन है, गौर समझिएगा। ये 300 ग्राम सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन कितना दिया है 20% वेट बाय वेट। ये 200 ग्राम सोल्यूशन है जिसका क्या दिया है 10% वेट बाय वेट। अब ये सोल्यूशन कितना हो गया, दोनों को मिलाया गया है। जब बच्चों दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा जरा बताना, मिलाने से क्या होगा? मिलाने से 300 ml ये 300 ग्राम ये मिलाया, 200 ग्राम ये मिलाया, तो ये कितना हो गया 3 2 5, मतलब 500 ग्राम ये हो गया। 500 ग्राम क्या हो गया सोल्यूशन, 500 ग्राम क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, बहुत सारे बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, मगर पहला क्वेश्चन मेरा, दूसरा तुम्हारा है। अभी तुमसे भी आंसर पूछूंगा एक क्वेश्चन का। अब जरा बताना मेरे दोस्त, करना क्या है गौर समझो। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ NaOH इन रिजल्टेंट सोल्यूशन। NaOH का मास परसेंटेज पूछ रहा है, इसमें मास परसेंटेज पूछ रहा है, मास परसेंटेज ऑफ NaOH पूछ रहा है। तो बच्चों ने कहा सर हम बता देंगे। हमने कहा कैसे बताओगे? तो बच्चों ने कहा अरे सर आपके लिए टफ होगा, हमारे लिए थोड़ी टफ है। हमने कहा क्यों? बच्चों ने कहा अरे सर आपने बता रखा है, हम 2 मिनट में बता देंगे। ये लो, बच्चों ने कहा मास परसेंटेज ऑफ NaOH इन रिजल्टेंट सोल्यूशन ये हुआ मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सोल्यूशन बच्चे को मिल गया है 500,
बस मास ऑफ NaOH मिल जाए, आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। अच्छा देखो, इसको पढ़ना मैंने सिखाया था, पढ़ के सुनाओ। देखो 20 ग्राम क्या है, NaOH है, कितने में, 100 ग्राम सोलूशन में। यदि सोलूशन 100 ग्राम होता तो 20 ग्राम NaOH होता। सोलूशन कितना है, 300 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितना है, 20 ग्राम, तो 300 ग्राम में कितना होगा, 60 ग्राम NaOH होगा। हो सकता है कोई बच्चा पकड़ ही ना पाया हो कि सर ने अचानक कैसे लिख दिया, तो देखो मैं समझाता हूं। इसको पढ़ना हमने सिखाया था ना यार दोस्त, इसको कैसे पढ़ते हैं, पहला सलूट, दूसरा सॉल्यूशन, इसका मतलब 20 ग्राम सॉल्यूट है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। तो जब सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा, जब सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा तो 20 ग्राम सॉल्यूट होगा। मगर भाई ने सॉल्यूशन कितना ले रखा है, 300 ग्राम ले रखा है, 100 ग्राम नहीं ले रखा है। यदि सॉल्यूशन 100 ग्राम होता तो 20 ग्राम NaOH होता, मगर सॉल्यूशन 300 ग्राम ले रखा है, तो 100 में 20 है तो 300 में कितना होगा, 60 ग्राम होगा। अच्छा यहां पर भी ले लो, ये देखो, पहला सॉल्यूट, दूसरा सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है, NaOH है, और 200 ग्राम में कितना होगा, 20 ग्राम होगा। तो टोटल NaOH कितना चला गया इसमें, तो NaOH कितना आ गया, एक जगह से आया 60 ग्राम और एक जगह से आया 20 ग्राम, तो टोटल 80 ग्राम NaOH हो गया। टोटल 80 ग्राम NaOH हो गया, है ना। अब 80 ग्राम रख दो, 1 2 1 2 और 16 80, 16% आ गया। है कोई आंसर, ये देखो, वेरी गुड, ओए सही है बच्चों, ऑल IIT आंसर मार दिया बच्चों ने, सही, वेरी गुड यार, ऑल IIT। आगरा IIT मत लिखो यार, एक बच्चा लिख रहा है आगरा IIT, वहां तो भाई पागल खाना पाया जाता है। यस सही है, गुड, देखा, बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सिंपल, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आप लोगों ने। कैसे करना है समझ गए, बात समझ पाए कैसे किया। देखो अभी मेरी स्पीड, अभी क्या है ना, बहुत सारे बच्चों का छूट भी रहा है ना, तो उनको रिकॉर्डेड देखना पड़ता है, तो अभी हम थोड़ा स्पीड इतनी फास्ट नहीं है। एक दो बच्चे ये भी सोच सकते होंगे कि सर ये 11th का पार्ट हम लोगों ने कर भी रखा है, आप थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हो, बढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, है ना, स्पीड भी पकड़ेंगे अभी। मगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नए भी, हमने कहा था हम 0 से हीरो बनाएंगे, आप उसकी टेंशन ना लो, आप बस पढ़ते रहो ईमानदारी से और सारे क्वेश्चन का जवाब देते रहो और बातें याद रखो जो पढ़ाया है। वेरी गुड, सही है। तो देखो ये बात समझ पाए कैसे करना है। अब जरा देखो, मैंने आपको यहां पर एक केस कराया था लास्ट क्लास में कि यदि टोटल सोल्यूशन ना गिवन हो, यदि टोटल सोल्यूशन ना गिवन हो तो आंसर इन दोनों का एवरेज आता है 20 और 10 का एवरेज कितना होता है 15। यदि ये 300 ग्राम और 200 ग्राम ना गिवन होता तो आंसर 15 आता। ध्यान है, लास्ट क्लास में करके दिखाया था ऐसा क्वेश्चन। हाँ वेरी गुड, तो आंसर समझ गए, सब लोग समझ गए। यदि सभी लोग इसको समझ गए कि हाँ सर कैसे हुआ है, तो जल्दी से थम्स अप बनाए, हैंड्स अप कि हाँ सर ओके, आप अगला क्वेश्चन दे सकते हो, जल्दी जल्दी। यस, यदि सभी बच्चों को ये समझ में आ गया हो कि सर क्वेश्चन कैसे किया। हाँ वेरी गुड आयुष, वेरी गुड बेटा, अमित, प्रभव, युग, अश्विनी, ठीक है, हर्ष, हाँ, आदित्य, चिन्मय, ओए, अब्दुल, वेरी गुड, दिशा, पीयूष, अंकित, ठीक है, प्रभव, प्रियांशु, वंश, प्रिया, ठीक है, वेरी गुड, हैप्पी, राज, प्रीति, आयुष, अंकुश, वेरी गुड यार, सही है, बिल्कुल सही है, मस्त। अब आया आपका क्वेश्चन। अब देखो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं सब कुछ कराता हुआ चलूंगा, आप सब आराम से सिर्फ बैठो। IIT, स्कूल, सब कुछ यार, चीजें इतनी टफ नहीं होती जितनी चीजें टफ बना दी जाती हैं, जितनी चीजें टफ बोली जाती। वेरी गुड, गुड, बहुत सही है। पीयूष बिल्कुल सही चल रहे हो, आदित्य ठीक है, काजल बिल्कुल सही है, मुस्कान बिल्कुल सही बेटे,
बस छप्पड़ फाड़ के आंसर दो, इसका आंसर दो प्लीज। आपको देता हूं 40 से नहीं, 40 सेकंड तो भाई बच्चों के लिए कम हो जाएंगे, चलो 50 सेकंड के आसपास। इसका आंसर दीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन। देखो एनसीईआरटी के टफ टफ क्वेश्चन मैं करा दूंगा, इजी इजी नहीं, टफ टफ, है ना, क्योंकि इजी तो तुम कर लोगे, तो कम से कम 60-70% टफ क्वेश्चन मैं करा दिया करूंगा जो टफ होंगे, मतलब बच्चों के हिसाब से टफ, स्कूल के हिसाब से टफ। हाँ वेरी गुड बच्चों। उज्जवल, हाँ निहारिका, बिल्कुल सही है निहारिका, गुड। आशुतोष, अमित, इसका आंसर बताओ भाई। तुलसी, इसका आंसर बताइए। देखते ही कर दें हम लोग, सेकंडों में कर दें कि पहले आप बताओगे? आप बताओ, है ना, फिर मैं बताऊंगा। हाँ 33.37, अच्छा 25 और 40, थोड़ी सी मैथ भी बताऊंगा। हाँ वेरी गुड, सब बच्चे आंसर बता रहे हैं। अब आंसर मैच कराऊंगा मैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है इसमें, इसके ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब देखना, अब हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, है ना, देखते ही आंसर कैसे किया जाता है ऐसे क्वेश्चनों का। बस बिल्कुल 33.57, 33.57 सही है, सही है, 33 पॉइंट समथिंग आ रहा है इसका मतलब। गुड गुड आदर्श, लक्ष्मण, अरे यार, है ना। कौन कहता है कि बच्चे पढ़ते नहीं है ना, देखो कितना मस्त पढ़ रहे हैं, धड़ाधड़ा आंसर दे रहे हैं। यही चाहिए यार, यही चाहिए। ऐसे ही देखना, 1 साल पार हो जाएगा, तुम आईआईटी में सेलेक्ट हो जाओगे, अब मम्मी पापा को खुश करोगे, और भाई और बहन को चिढ़ाओगे, क्योंकि वो खुश तो होते हैं मगर लड़ते भी बहुत हैं, है ना। वो खुश होते हैं मगर जहां आप नाकामयाब होते हो, जहां उस जगह को टीज भी करते हैं। जब लड़ाई होती तो अच्छा 1 साल आईआईटी किया था, पास नहीं हुए थे, हमसे कह रहे हो पढ़ो, है सिस्टर ऐसे ही कहती है, और सिस्टर का ब्रदर ऐसे ही कहता है, यही कहता है ना। और जब सुलह है तब ठीक है। बस चलो आंसर निकालते हैं। अब देखो मैं एक ही बार में निकाल दूंगा। मैंने बताया था कि जब परसेंटेज दिया जाए तो इसको W/W मान के चलना, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये क्या है, W/W। तो अब देखो मैं डायरेक्ट कर दूं, डरोगे तो नहीं? यस यस, मस्त, पकड़ना फिर। देखो बच्चों, पहला पहले से, मतलब सलूट कितना है 25, सोल्यूशन कितना है 100, 100 में 25 है तो 300 में कितना होगा 75। देखो यार, पेन तब चलाना पड़ता है, घंटों पेन जानते हो कब चलाना पड़ता है, जब आपने कॉन्सेप्ट ना समझो। कॉन्सेप्ट समझे होगा तो देखो क्वेश्चन दिखता है, हमें तो सब दिखता है कि यार वो इतना इजी कैसे दे सकता है। देखो 100 ग्राम सोल्यूशन में 25 है, तो सोल्यूशन भाई ने कितना लिया है 300, तो 100 में 25 है तो 300 में कितना होगा 75। सोल्यूशन 3 गुना कर दिया तो सलूट भी 3 गुना हो गया। अच्छा इधर आ जाओ, पहला सलूट, दूसरा सोल्यूशन। तो 100 ग्राम में कितना है 40, तो 400 ग्राम में कितना होगा, सोल्यूशन 4 गुना तो सलूट भी 4 गुना, 160 ग्राम। बस आंसर आ गया। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन। अब देखो, अब किसका मिक्सचर किसका है, ओए सलूट का नाम ही नहीं बताया भाई ने। तो देखो मास ऑफ सलूट कितना हुआ 75 प्लस 160। अब मास ऑफ सोल्यूशन कितना हुआ 300 400 700, मास ऑफ सोल्यूशन 700, सॉरी 300 और 400 700। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है कि सर यार आपने इस बार लैंग्वेज नहीं लिखी, लैंग्वेज की कोई जरूरत तो नहीं है ना। हाँ देखा, तुम्हें यार हर क्वेश्चन इजी लगेगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, टेंशन ना लो, कोई भी क्वेश्चन तुम्हें इजी लगेगा। अब इनको जोड़ दो यार, कोई बच्चा टीचर की हेल्प तो करे। 260 में 25 माइनस कर दो तो 240 और 235 और ये 700, 0 0 0 0, 7 से उड़ा दो, 7 त्रिक 21, 2 25 आ गया, फिर 7 त्रिक 21, फिर ओए
हाँ 3 आ गया, तो 7 चौक 28, फिर 7 त्रिक 21, नहीं 7 अप्रॉक्स, तो देखो हाँ 33 पॉइंट समथिंग आएगा, बिल्कुल सही सही बताया, बच्चों ने हेल्प की मेरी कि सर आपको मैं जोड़ के देता हूं, हो गया है। क्वेश्चन दिखेगा हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन दिखेगा। बच्चों ने कहा सर यदि क्वेश्चन दिखेगा तो एक और करके दिखा दो, मैंने कहा भी दिखा देते। चलो अच्छा कुछ आईआईटी का भी करते हैं, है ना, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं थोड़ा, और थोड़ा पढ़ने के बाद आईआईटी का करते हैं, मस्त। अब थोड़ा पढ़ने के बाद आईआईटी का करें, है ना, थोड़ा पढ़ लेते हैं, मतलब थोड़ी टॉपिक को बढ़ाते हैं, फिर आईआईटी के क्वेश्चन भी करते हैं। चलो दोस्त अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, देखो आज का हमारा टॉपिक, हाँ सही है सही है। ओए क्या है मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा। एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ा सा रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, पॉइंट इधर उधर लगा है। चलो जरा देख लेते चल के, कहां चला गया क्वेश्चन, क्वेश्चन कहां है, हाँ तो 4 3 7 हो गया, 100 में 75 और 1 में 40, 4 चौको 16, 160, ठीक है, इसको 100 मान ले तो 240, 240 235 सही है, 0 0 उड़ गया। ये बच्चों ने कहा सर कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो मैंने कहा यार हथियार निकाल लेते हैं, एक हथियार भी तो दिया गया है टीचर को, बच्चों को नहीं। हाँ ये बच्चे कह रहे होंगे कि सर पॉइंट में थोड़ा सा दिक्कत है, आप 5.7 लिख दो, है ना, तो लो यार वो भी कर दिया। चलो अब पढ़ाई की बात करते हैं, मतलब अगला टॉपिक उठाते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखो बच्चों अगले टॉपिक का नाम क्या है, अगले टॉपिक का नाम है मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये आपको बताता हूं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखो बच्चों मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अब 10 मिनट थ्योरी चलेगी, है ना, आ जाओ। ओके सही है, क्या कह रहा है, कोई कुछ कहना चाहता है, ठीक है। अब आप 5 मिनट 10 मिनट जरा थ्योरी को पढ़ो, और फिर देखो इसके भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो दोस्त ये एक सोल्यूशन है, ऐसे ये देखो, अब इसमें मैंने क्या क्या डाला जरा देखिएगा। मैंने क्या किया, N1 मोल सॉल्यूट डाल दिया, ध्यान दीजिएगा, और N2 मोल सॉल्वेंट डाल दिया, N1 मोल सॉल्यूट डाल दिया, N2 मोल सॉल्वेंट डाल दिया। तो जरा बताना सॉल्यूशन के कितने मोल हो गए, N1 प्लस N2 मोल किसके हो गए, मोल ऑफ सॉल्यूशन हो गए। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत, बताओ बच्चों, N1 मोल सॉल्यूट डाल दिया, CSD, हाँ बेटा दूंगा, CSD दूंगा, अभी पढ़ाना शुरू किया, CSD दूंगा, वॉइस कम आ रही है, ओके बढ़ाता हूं अब इधर आओ, N1 प्लस N2 क्या हो गए, ये हो गए। अब जरा देखिएगा बच्चों मोल फ्रैक्शन एब्सोल्यूट या मोल ये होता क्या है, तो पहले मैंने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो देखो जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा जाए उसके मोल ऊपर, नीचे सॉल्यूशन के मोल। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा गया तो तुम क्या लिखोगे, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन इनटू कुछ नहीं, फ्रैक्शन है ना, ऐसे। अब मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है N1, और मोल ऑफ सॉल्यूशन कितना है N1 प्लस
N2, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो chi1 ऐसे, ये देखो आ गया इस तरह से। अब देखो मैं बच्चों को एक बात बताना चाहता हूं, जरा देखो गौर सुनिएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा जाए उसके मोल ऊपर नीचे टोटल मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा जाए उसके मोल ऊपर नीचे टोटल मोल, है ना, उससे मतलब डिवाइड कर दिया, ठीक है। वाई सही है सर, अच्छा कोई बात नहीं। अब इधर ध्यान दो, किसी बच्चे से मैंने पूछा ये फार्मूला है, ये कोई डिफिनीशन नहीं है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला है, डिफिनीशन क्या है, ये क्या बताता है बताओ जरा, ये तो फार्मूला है, ये बताता क्या है। अब दोस्त पकड़ना अच्छे से, ये बताता क्या है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। डिफिनीशन ये है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की डिफिनीशन क्या है कि टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, उसकी डिफिनीशन ये है। ये तो मैथमेटिकल फॉर्म है यार, दिस इज ए मैथमेटिकल फॉर्म, ये मैथमेटिकल फार्मूला है। मगर ये थ्योरेटिकल क्या बताता है, रिप्रेजेंट क्या करता है। तो दोस्त ये रिप्रेजेंट क्या करता है, एक मोल सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के हैं, देखो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये रिप्रेजेंट करता है। यार ये सिंपल सी बात बताता है कि एक मोल सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के। अब आप अच्छे से ध्यान दो, तो 3 दिन से एक ही बात पढ़ रहे हैं, 3 दिन से एक ही बात पढ़ रहे हैं, जरा गौर से सिमेट्री बना रहा हूं देखना। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, मास परसेंटेज। 1 मिलियन सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, पीपीएम। 1 बिलियन सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, पीपीबी। 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट है, V/V परसेंटेज। 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, W/V। एक ही चीज पढ़ते हो आप, पूरे कंसंट्रेशन में एक ही चीज पढ़ते हो, बस जरा जरा सा चेंज आता है। व्हाट इज एक्स, एक्स नहीं है, इसको चाई बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का रिप्रेजेंटेशन है, और इसको हम लोग, यहां पे लिखने में दिक्कत है, इधर लिख देता हूं, ये देखो चाय बोल देते हैं। तो देखो अब वैसे जल्दी जल्दी में x1 प्लस x2 हम भी बोलते हैं, आप टेंशन न लिखो, हाँ x1 प्लस x2 बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, यहां बोलने के नंबर नहीं मिलेंगे, करने के नंबर मिलेंगे। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऐसे। अब किसी बच्चे ने कहा सर ठीक है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ, तो यार मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बता दिया, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसके मोल ऊपर नीचे टोटल मोल, ये देखो। और ये दोस्त क्या हुआ, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। फार्मूला मैथमेटिकल फॉर्म ये है। अब ये थ्योरेटिकल फॉर्म क्या होगा, तो थ्योरेटिकल फॉर्म समझो, टोटल मोल ऑफ solvent present in 1 mole of solution। 1 मोल सॉल्यूशन में जितने मोल सॉल्वेंट है उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं। 1 मोल, हाँ 1 मोल सॉल्वेंट में जितने मोल, एक मोल सॉल्यूशन में जितने मोल सॉल्वेंट है उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं। हाँ वेरी गुड बेटा, बातें नहीं, कोई chi1 प्लस chi2 इक्वल टू 1 लिख रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आप बस इधर आ जाओ, अब जरा गौर समझिएगा। अब मैं देने जा रहा हूं
अब देने जा रहा हूं CSD, पकड़ो, अब CSD मिलेगा। अब देखो हमें कितनी बातें याद रखनी चाहिए। आई थिंक ये CSD नंबर 5 है, जल्दी से बताओ ये CSD नंबर कौन सा है, काले दिल वाले जल्दी से बताइए, ये CSD नंबर कौन सा है। नॉट क्लियर, एक बच्चा कह रहा है नॉट क्लियर, उसको समझा देता हूं। 6, अच्छा 6 नंबर CSD है, 6, वेरी गुड। एक बच्चा को थोड़ा सा समझा देता हूं जल्दी से, है ना। देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल बाय मोल कंसंट्रेशन कैसे लिया जाता है। मोल ऑफ सॉल्यूट दोस्त कितने माने N1, मोल ऑफ सॉल्वेंट दोस्त कितने माने N2, तो टोटल मोल ऑफ कितने हो गए N1 प्लस N2, वो क्या हो गए मोल ऑफ सोल्यूशन। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालो उसके मोल ऊपर रखो। देखो आपने क्या लिखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट N1, ये देखो N1 है मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूशन N1 प्लस N2। ये फार्मूला है। थ्योरेटिकल ये क्या बताता है, तो थ्योरेटिकल ये क्या बता रहा है, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। एक मोल सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल हैं, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताता है। ये तो मैथमेटिकल फार्मूला है, मगर थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है, तो थ्योरेटिकल मीनिंग है कि एक मोल सॉल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट होता है उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। डिट्टो इसी तरह से सॉल्वेंट का कर लिया, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो सॉल्वेंट के मोल ऊपर, नीचे सॉल्यूशन के मोल। सॉल्वेंट के मोल कितने हैं N2, सॉल्यूशन के कितने हैं N1 प्लस N2। और ये क्या बता रहा है, वही बात, एक मोल सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्वेंट है, कितने मोल सॉल्वेंट है। हाँ अब जरा इसको पकड़ो, जो बच्चे बता रहे हैं अब उसी चीज को मैं भी बता रहा हूं, बस थोड़ा अलग तरीके से देखिएगा। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो जरा बताना कितना आएगा, 1 आएगा। पहला पॉइंट आप चेक कर लो, देखो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो बच्चों, इसकी वैल्यू क्या थी N1 अपॉन N1 प्लस N2, इसकी वैल्यू क्या है, ये देखो ऊपर लिखी है N2 अपॉन N1 प्लस N2। जब जोड़ दोगे तो क्या आएगा N1 प्लस N1, इस ये देखो एलसीएम ले लिया, ऊपर भी क्या आया, तो कट गए, क्या आ गया 1। तो ये देखो Chi1 प्लस Chi2 इक्वल टू 1, है ना। तो ये समझ गए कैसे आया, बच्चों ने कहा हाँ समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड। अब गौर समझिएगा, बी पार्ट, बी पार्ट जो बता रहा हूं गौर समझिए, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। ये देखो Chi1 अपॉन Chi2 का रेशियो किसके बराबर होता है, मोल के रेशियो के बराबर होता है। अब गौर से बातों को समझिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेंगे, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। जरा देखो इन दोनों को डिवाइड करो, इसको इसको, तो N1 प्लस N2 यहां पर भी है, और इसकी वैल्यू क्या है, मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं जैसे हम लोग कंपेयर कर पाए। इसकी वैल्यू क्या है, ये इसका फार्मूला ये। अब जब डिवाइड करोगे तो N1 प्लस N2 कट गया, N1 प्लस N2 कट गया, ये आ गया। बच्चों ने कहा हाँ सर, वेरी गुड। अब गौर समझिए, इसको यदि मैं ऐसे लिख लूं तो क्या कोई बच्चा, देखो लिखने जा रहा हूं, डरना नहीं, डरिएगा नहीं। अब डर मत जाना, देखो क्या लिख रहा हूं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये देखो बच्चों ने कहा ये कैसे लिखा आपने, मैंने मोल को खोला, ये किसका है, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसको खोला मास ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा, जो नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा। हाँ 1 2 का 4 कर देंगे, 1 2 का 4 कर देंगे, वेरी गुड। जो नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा।
समझ गए ये कैसे लिख रहा है? तो इसका मतलब बी पॉइंट ये, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सी पॉइंट है। जरा देखो वो क्या है, इफ मोल फ्रैक्शन, चलो पहले एक और पॉइंट पढ़ा देता हूं, सॉरी बच्चों, फिर इसको लिखता हूं। एक सी पॉइंट ये देखिए, मोल परसेंटेज कितना होता है, मोल परसेंटेज जो होता है वो मोल फ्रैक्शन इंटू 100 होता है। ये देखो, मान लो किसी क्वेश्चन में मोल परसेंटेज एब्सोल्यूट दिया है, सर क्या लिख रहा है, कोई बच्चा लिख रहा है नॉट क्लियर, क्या चीज क्लियर नहीं है बेटा, बी पॉइंट बता दीजिए। अच्छा बी पॉइंट क्लियर नहीं है, देखो बी पॉइंट बता देता हूं, एक बच्चे को बी पॉइंट क्लियर नहीं है, देखो जिसको बी पॉइंट क्लियर नहीं है उसको बता देता हूं। इसको क्या लिख सकते हो, इसको यही तो लिखोगे, इसको क्या लिख सकते हो, अरे मोल को खोल दिया भाई, मोल तो पढ़ा है ना, मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब 1 2 का 4 लगाओगे, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो W1 अपॉन क्या आ गया, देखो 1 2 का 4, ये आ गया कि नहीं आ गया, और W2 के इनटू में क्या आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया। 2 क्या है सॉल्वेंट, 1 क्या है सॉल्यूट, और यही चीज मैंने यहां लिख दी है, Chi1 अपॉन Chi2 इक्वल टू, ये देखो पीछे, ये देखो बस मैंने डायरेक्ट लिख दी थी, मुझे लगा इतनी चीजों को आप पकड़ ले जाओगे, नहीं ले गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं, है ना, बात समझ गए कैसा है। अब देखो हो सकता है कहीं मोल परसेंटेज पूछे, तो मोल परसेंटेज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इंटू 100, मतलब यदि वो कहता है मोल परसेंटेज एब्सोल्यूट बताओ, तो तुम क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन निकालोगे, मोल फ्रैक्शन एब्सोल्यूट इंटू 100 कर दोगे, इंटू 100, क्यों, फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ये देखो। अब बच्चों ने कहा सर ठीक है इतनी बात सही है, अब बताओ, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है क्या, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन, यदि किसी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है तो आप क्या समझोगे, तो जरा समझो, यदि किसी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है तो आपको क्या समझना है, ठीक है। देखो बच्चों के लिए क्या है, इसका मतलब क्या है, एक मिनट बच्चों, अब देखो जरा देसी लैंग्वेज में समझना, यदि कहीं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है, इसका मतलब तुम ये मान के चलना इतनी चीजें गिवन है, यदि कहीं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है तो इसका मतलब तुम ये मान के चलना इतनी चीजें गिवन है, क्या क्या गिवन है पकड़ना, पहला पहला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यदि आपको कहीं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है तो तुम समझ जाना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है, ऐसे निकाल लेंगे, क्यों, दोनों का सम कितना होता है 1, यदि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, हाँ वेरी गुड, यदि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.4 है तो सॉल्वेंट का बताओ 0.6, क्यों, दोनों का सम कितना लाना है 1 लाना, तो यदि कहीं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है तो तुम अपने आप समझ जाओ कि अच्छा इसका मतलब सॉल्वेंट भी गिवन है, और तुम अपने आप समझ जाओ, गौर से पकड़िएगा, तुम अपने आप समझ जाओ कि मोल भी गिवन है, तुम अपने आप समझ जाओ क्या, मोल रेशियो ऑफ सॉल्यूट
एंड सॉल्वेंट भी गिवन है। ये देखो दूसरे वाले फार्मूले से अच्छे से पकड़ना भाई, जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है वही तो मोल का रेशियो है। यहां पकड़ो, दोनों के रेशियो आपस में बराबर है ना, तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन का रेशियो और मोल का रेशियो सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि कहीं पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है तो तुम समझ जाना अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है, अच्छा उनके मोल के रेशियो भी गिवन है, किसके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। अरे भैया सब कुछ तो गिवन है, इसका मतलब देखो। अब कैसे निकाल लोगे, इस फार्मूले से निकाल लोगे उनका रेशियो। ये देखो बात समझ गए। अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूं वो समझना। तीसरा नंबर, मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आल्सो गिवन। गौर समझिए, इसका मतलब आप मान लेना कि मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है। तो बच्चों ने कहा सर ये नीचे वाला थर्ड पॉइंट नहीं समझ में आया, हम ये कैसे मान लेंगे, रेशियो गिवन है तो उनके मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, ये भी मान लें। तो मैंने कहा बिल्कुल मान लो। कैसे, ये मैं समझाता हूं, गौर समझिएगा कैसे। वॉइस कम आ रही है क्या बच्चों, वॉइस सही आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं वॉइस कम आ रही है सर, एक बार जल्दी से बताओ सब लोग, वॉइस की कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या, नहीं ना। यदि नहीं आ रही है तो हैंड्स अप करो, क्लियर है सर, ओके ठीक है ठीक है, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ठीक है दोस्त, ठीक है, वेरी गुड यार दोस्त, वेरी गुड। अभी देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूं तो मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, वेरी गुड। अब आओ इस चीज को मैं लगा के दिखाता हूं, ठीक है। अभी आप थोड़ी देर बाद कहोगे अरे यार इतना रद्दी क्वेश्चन होता है क्या, बस देखते जाना, मेरी बात समझते जाइएगा, ठीक है। कैसे अप्लाई करना मैं वो सिखा रहा हूं, देखना। तो पहली बात क्या समझे, कहीं पर मोल फ्रैक्शन गिवन है, कहीं पर भी मोल फ्रैक्शन गिवन है तो हाँ वेरी गुड, कहीं पर भी मोल फ्रैक्शन गिवन है तो तुम अपने दिमाग में क्या क्या बैठा लोगे, क्या गिवन है। यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है तो हम समझ गए अच्छा सॉल्वेंट भी गिवन है, अच्छा बेटे मोल ऑफ सॉल्यूट भी गिवन है, मोल ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है, सब समझ जाओ। यदि कहीं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है तो तुम अपने आप समझ जाओ क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है, तुम अपने आप समझ जाओ मोल ऑफ सॉल्यूट भी गिवन है, मोल ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है, अपने आप समझ जाओ। बच्चों ने कहा सर कैसे, हवा में, मैंने कहा हवा में नहीं हकीकत में। अब ये कैसे किया जाता है, इसके लिए एक क्वेश्चन मारते हैं, जैसे तुम इस बात को पकड़ पाओ कि यार सर कहना क्या चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH in aqueous solution of NaOH is 0.2. Then calculate mass परसेंटेज ऑफ NaOH। अब आप लोग मत करिएगा, आप जिस मेथड से करते हैं और जिस मेथड से मैं बता रहा हूं उनमें डिफरेंस है, इसलिए आप पहले देख लो कैसे किया जाता है ना, पहले देख लो कैसे किया जाता है। बताओ मोल फ्रैक्शन किसका दिया है, NaOH का कितना दिया है, 0.4। डरिएगा नहीं, यदि 0.4 मोल फ्रैक्शन दिया है तो तुम अपने आप समझ जाओ कि वाटर का भी गिवन है। वाटर का कितना आया, 0.6। किसी ने कहा सर कैसे आया, ऐसे आया, मैंने क्या लगाया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 1। अपने आप समझ जाओ। ओ सॉरी बेटा,
यहां पे 0.2 है तो यहां पे 0.8 होगा, है ना। अब इन दोनों का रेशियो क्या है, देखो आप अपने आप समझ जाओ कि इनके मोल के रेशियो भी दिए हैं, इनका रेशियो क्या बनना है, क्या बनना है, तो यही इनके मोल के रेशियो हैं, जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो वही बेटा मोल के रेशियो। तो मोल ऑफ NaOH कितने हो गए 1, मोल ऑफ वाटर कितने हो गए 4। अब यहां पर बच्चों को थोड़ी टेंशन आई होगी कि सर आप रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे मानते हो। हाँ बेटा वो मिस्टेक मैंने की थी, सही कर दी, थैंक यू बेटा, वो मिस्टेक मैंने की थी, सही कर दी। अब बच्चे यहां पर जो मैथ के स्टूडेंट हो तुम लोग, तो तुम लोग यहां पर एक जगह कंफ्यूज हुए होगे कि लगता है सर की मैथ कमजोर है, क्यों, सर ने रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे मान लिया, सर ने रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे मान लिया। तो अब देखो सिखाता हूं, अब जो मैं बात लिख रहा हूं CSD नंबर 7 वो आपको क्वेश्चन को बहुत इजी कर देगी, क्वेश्चन को बहुत इजी कर देगी। क्या है जरा देखो, रेशियो ऑफ मोल को आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मान लिया करो। जरा इस बात को समझो, जो रेशियो है उसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू मान लिया करो, क्यों, अब बात है क्यों, रीजन क्या है, तो देखो मैं बताता हूं, गौर सुनिएगा, मैंने यहां मैथ्स यूज की है, केमिस्ट्री नहीं, मैथ्स। क्या बताता हूं, रेशियो को तुमने एब्सोल्यूट वैल्यू मान ली और जितने भी कंसंट्रेशन निकालने होते हैं वो सब रेशियो होते हैं। आप चेक कर लो, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल अपॉन मोल का रेशियो, मास परसेंटेज क्या है, मास अपॉन मास का रेशियो, पीपीएम क्या है, मास अपॉन मास का रेशियो, मोललिटी क्या है, मोल अपॉन मास का रेशियो। तो सारे कंसंट्रेशन रेशियो होते हैं, तो इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लास्ट में जाके मैथ अपनी चीजों को सेट कर देगी, आप टेंशन ना लेना, वो सारे क्वेश्चनों को मैथ अपनी चीजों को सेट कर देगी। पॉइंट सी समझा दीजिए, वही पॉइंट सी समझा रहा हूं। अब जरा देखो, मोल आ गए, अब यार दोस्त यदि मोल आ गए तो मास आ गया, मास ऑफ NaOH कितना हुआ 1 इंटू 40, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का 40 होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH एंड वाटर 40 और 18, इसका कितना हुआ, मास ऑफ वाटर कितना हो गया 4 इंटू 18, तो ये कितना हो गया 40 ग्राम, ये कितना हो गया, तो 80 में आप 8 माइनस कर दो 72 ग्राम। अब मास परसेंटेज निकाल लो, किसका मास परसेंटेज चाहिए था, मास परसेंटेज ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। देखो बच्चों, अभी मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट भी कर दूंगा, जैसे आप मेरी भावनाओं को समझ सकें कि सर ने कैसे कर दिया है ना। हो सकता है एक आध बच्चा इस बात को समझने में दिक्कत फील कर रहा हो कि सर आपने कैसे कर दिया। 35.7 आ रहा है, ये देखो बच्चों, हाँ, और 250 डिवाइडेड बाई 7, ओए अच्छा आपने कुछ काटा पिटा होगा, गौर समझो, मेरे पॉइंटों को गौर समझना, अपने आप क्वेश्चन होगा, समझिएगा, हाँ वेरी गुड। समझो पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको क्या पढ़ाया, यदि मास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया है तो अपनी तरफ से क्या मान लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी दिया है, कैसे 1 माइनस कर दोगे आ जाएगा। ये भी मान लो कि उनके एब्सोल्यूट मोल भी दिए हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट भी आल्सो गिवन,
तो बच्चों ने कहा सर कैसे, तो मैंने बच्चों को बताया कैसे। देखो जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा, और रेशियो को हम एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेते हैं कंसंट्रेशन में। तो बच्चों ने कहा ऐसा कैसे मान लेते हो, उसका रीजन है रेशियो दिया है, रेशियो निकालना है, तो वो अपने आप मैथ सेट कर लेता है, आप उसकी टेंशन ना लेना, वो एक बार अपने आप वो सेट कर लेगा मैथ के हिसाब से। तो देखो मैंने यही काम किया और ये मैं बहुत यूज करूंगा, इससे क्या होता है क्वेश्चन सेकंडों में बहुत इजी हो जाता है। मोल फ्रैक्शन एब्सोल्यूट कितना था, NaOH का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.2, तो वाटर का कितना होगा 0.8 है, तो उनके मोल के रेशियो, भाई जो मोल फ्रैक्शन के रेशियो वही मोल के रेशियो 1/4, ये काट दिया मैंने। तो मोल ऑफ NaOH 1, मोल ऑफ वाटर 4। अब मोल को मास बना लिया, मास परसेंटेज निकालना था ना, तो मास परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाई टोटल, भाई मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ NaOH 40, मास ऑफ सॉल्यूशन इन दोनों का सम इनटू 100। यार वाइस कुछ बच्चे लिख रहे हैं वाइस कम आ रही है, ऐसा है क्या बेटा, वाइस तो ठीक आ रही है, आप अपने मोबाइल को थोड़ा चेक करो यार दोस्त। आप अपने मोबाइल को चेक करिए। अब देखो इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता भी हूं, एक मिनट, एक क्वेश्चन आपके लिए लाता हूं, देखो मैंने कहीं ढूंढा था यार, ये देखो इस क्वेश्चन को करिए, ये आपके लिए, इस क्वेश्चन को करें अच्छे से करिएगा, सबसे टफ क्वेश्चन आपके पास सबसे पहले मैंने करा दिया है। देखो कैसे करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH in aqueous solution of NaOH is 0.4, देन कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ NaOH, करके बताइए। आपके लिए मैं ये क्वेश्चन लाया था, जल्दी बताएं। डिट्टो वैसे ही करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दिया है तो अपने आप मान लो वाटर का भी दिया है, अपने आप उनके मोल भी दिए हैं और सब कुछ दिया, तो 2 मिनट में निकाल दोगे, अच्छे से करिएगा, आपको दे रहा हूं, करो, मैं पानी पीता हूं। गलत मत करना मेरे दोस्त, गलत मत करना। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH दिया है तो इसका मतलब तुम्हें क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी दिया है, इसका मतलब मोल के रेशियो भी दिए हैं, क्योंकि जो इनके रेशियो होंगे वही मोल के रेशियो होंगे। और यही क्या है, मोल ऑफ NaOH है। और मैंने क्या कहा है, मोल के रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू मान लिया करो, मोल के रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू मान लिया करो, इसी को क्या मान लो, एब्सोल्यूट वैल्यू मान लो। ऐसे क्यों मान लोगे, है ना, अब बस लगा दो फार्मूला। ये सब अभी देखो हम पढ़ा रहे हैं इसलिए हमें लिखने की जरूरत पड़ रही है, तुम्हें लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, तुम तो सीधा देखो, अच्छा ये 0.4 है तो वो 0.6 होगा, दोनों का रेशियो क्या है 2:3, तो इसका मतलब 2 मोल सॉल्यूट के होंगे, 3 मोल सॉल्वेंट के होंगे, बस फार्मूला लगा दो। अब पास आउट में मैं इतना लिखता थोड़ी हूं, मगर आप अभी थोड़े छोटे हो, प्रयास 1 प्रयास 2 में अब पूछो, देखते ही ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर देते हैं, हम लोग का मतलब हम और बच्चे दोनों, और आप भी कर देते हो, देखते ही देखो आपने पलटा दिया 1 सेकंड में। और ये भयंकर तरीके से कॉन्सेप्ट यूज करूंगा बहुत धड़ल्ले से। अब देखो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, 2 into 40 प्लस 3 into 18 into 100, चलो कैलकुलेशन बैठाते हैं, तो यार 80 प्लस 18 54
134 ऊपर आया था 80 डिवाइडेड बाई 134। तो ये आया 59.7। यस, वेरी गुड, अप्रॉक्स 60%। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बात समझ पा रहे हो ना? पकड़ तो पा रहा बात को? ध्यान रखना, पूरे कंसंट्रेशन में हम ये खेल खेलेंगे। कोई भी रेशियो दिया जाए उसको एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेना। कोई भी रेशियो, जैसे ही कहीं मोल का रेशियो आएगा हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेंगे और 2 मिनट में क्वेश्चन कर देंगे। मास का रेशियो आए उसको भी तुम एब्सोल्यूट वैल्यू मान लो। अब देखो, जैसे ये देखो क्वेश्चन, जैसे ये देखो बच्चों, अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं। यदि कहीं मास परसेंटेज दिया होगा तो कैसे करोगे? देखो मैं कहीं क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, 20% W/W solution of NaOH present in a container, calculate mole fraction of solute। एक बच्चा कह रहा है सर डाउट है। बेटा किसी एक बच्चे का कमेंट आया था डाउट का, पूछो क्या डाउट है, पूछो पूछो। दोस्त, हम उस एक बच्चे के साथ भी हैं, ऐसा नहीं है। मुझे यदि कमेंट में दिख गया कि किसी एक बच्चे ने भी लिखा है कि सर कोई डाउट है, तो यार हम जरूर बताएंगे। क्यों? हमें सबको आईआईटी के अंदर ले जाना है कि नहीं दोस्त? हम लोग सबको आईआईटी के अंदर जाएंगे, सारे लोग। हाँ, अप्रॉक्स 60%, कोई दिक्कत नहीं। सीएसडी बिल्कुल, सीएसडी मत, अच्छा सीएसडी का मतलब है कॉन्सेप्ट बाय स्टूडेंट ऑफ दीक्षित सर, मतलब कॉन्सेप्ट बाय दीक्षित सर, सर्वेश दीक्षित। अच्छा यार, इस क्वेश्चन को करो, आंसर बताओ जल्दी से, बातें नहीं, मस्त आंसर बताइएगा, मतलब सही आंसर बताइएगा। इसको पढ़ना तो जानते हो ना सब लोग? इसको पढ़ना जानते हो ना? पहला सलूट। भाई देखो, जिन बच्चों का पहला और दूसरा लेक्चर छूट गया है वो प्लीज 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 ऐप पे डाउनलोडेड फॉर्म में पड़ा है इसी बैच में, उसको देख के जरूर आए, देख के जरूर आए, और बैकलॉग क्रिएट ना करें। सब लोग पूरा लेक्चर देख के आया करो। हाँ, रिपीट कर दीजिए, रिपीट भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको निपटा लेते हैं फिर रिपीट कर देते हैं। पहला क्या होता है? सलूट। तो इसका मतलब सलूट कितना है? 20 ग्राम। सलूट कितना है? 20 ग्राम। देखो ये कई बार कर चुके हैं तो तुम समझ गए होगे कि मैं क्या लिख रहा हूं। और सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम है। तो यार जरा बताना, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? दोनों का डिफरेंस 80 ग्राम है। मैं तो देखो यार इसको ऐसे ही कर देता हूं, मैं क्या आप भी कर दोगे? देखो 20 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट, 20 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन, तो सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट कर एक मिनट, 20 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन, सोल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर दोगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा 80 ग्राम सॉल्वेंट। तो जरूरी नहीं कि आप स्टेटमेंट लिखो, मगर आपको स्कूल भी देना है, इसलिए आप लिखो, आपको स्कूल भी देना है। मैंने कहा था ना मैं स्कूल और सबके हिसाब से पढ़ाऊंगा, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं। यदि मुझे क्वेश्चन करना होता तो मैं तो डायरेक्ट देखो फार्मूला ऐसे पकड़ता, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। देखना मैं डायरेक्ट कैसे पकड़ता, मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट, ये देखो मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन मोल ऑफ सॉल्यूशन, अब मोल ऑफ सॉल्यूशन में क्या? मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, बस हो गया। भाई आप ऐसा ही तो लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो क्या लिखोगे? मोल ऑफ NaOH, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर, मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो मोल ऑफ NaOH कैसे निकालोगे? NaOH कितना है? 20 ग्राम। ओ तो
मोल वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल एब्सोल्यूट। मोल ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? 18 से डिवाइड कर दो, है? हाँ, वेरी गुड। अब इसको सॉल्व करो। तो यार ये तो आया 0.5, ये आया 0.5। अब 80 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आया 4.44। तो कितना आ गया? 0.5, तो 4.94। अब इसको डिवाइड मान लो, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 4.94 अप्रॉक्स 0.1% आ रहा है। ओए, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या बच्चों की? मेरा आंसर ये आ रहा है। तो देखा कैसे किया? मास परसेंटेज दिया है और मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आसान है यार, बस इसको पढ़ दो। मोल एब्सोल्यूट 20, मास एब्सोल्यूट 20, मास ऑफ सॉल्यूशन 100, दोनों का डिफरेंस मास ऑफ सॉल्वेंट। सबके मास मिल गए तो सबके मोल बना ही लोगे यार, और सबके मोल बना के बट डिवाइड कर दिया है, कैलकुलेशन बैठा दिए। हाँ, कैलकुलेशन अच्छे से कर लो, कैलकुलेशन अच्छे से कर लो। बात समझ पे कैसे किया भाई? इस लैंग्वेज को पढ़ो। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH पूछ रहा है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसके मोल चाहिए, अब मोल ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब मोल ऑफ सॉल्यूशन में क्या है? NaOH के मोल प्लस वाटर के मोल। तो मैंने इसको पढ़ा, इसको कैसे पढ़ते हैं मैंने आपको सिखाया है। पहला सॉल्यूट, दूसरा सॉल्यूशन। W/W का मतलब दोनों ग्राम में, तो 20 ग्राम सॉल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये देखो, अब सॉल्यूशन का मास 100 है, सॉल्यूट का मास 20 है, तो सॉल्वेंट का मास नहीं आ जाएगा? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्वेंट। सबके मास आ गए तो क्या हम मोल नहीं बना पाएंगे? 1 साल का एक्सपीरियंस है, एक नहीं कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है मोल बनाने का। वाई वाटर। अच्छा, एक बच्चा कह रहा सर आपने वाटर कैसे माना इस चीज को? देखो, जब भी सॉल्वेंट ना गिवन हो, जब भी सॉल्वेंट ना गिवन हो, तो सॉल्वेंट हमेशा हम वाटर कंसीडर करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर है। मैं इस बात को लिख भी देता हूं, यदि सॉल्वेंट का नाम नहीं गिवन है, इफ नेम ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन में सॉल्वेंट का नाम नहीं गिवन है, तो आप क्या मानोगे? आप हमेशा मान के चलोगे, तो आप क्या करोगे? सॉल्वेंट को वाटर मानोगे, सॉल्वेंट वाटर सपोज करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है? सही है, चले आगे। गुड, बच्चों ने कहा हाँ सर चलो। अच्छा, मैंने कहा जब जिद कर रहे हो तो क्या तुम इस क्वेश्चन को कर पाओगे? ये देखो सर, ए मोल फ्रैक्शन वाई ब्रेक हो रही है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे क्या कह रहा है? एक कोई क्या कह रहे हो बेटा? कोई एक्चुअल में ना, हाँ मोस्टली तो सब ओके सर, प्लीज और आगे बढ़िए। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, आंसर बताओ। 40 सेकेंड से लेके 55 सेकेंड मिलते हैं, अच्छे से पढ़िएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है। अब देखो, इसमें भी नाम नहीं दिया है, तो जब नाम ना दिया जाए तो सॉल्वेंट क्या कंसीडर करोगे? वाटर। सॉल्वेंट क्या कंसीडर करोगे? वाटर, ठीक है? ये सर
2018, 40 और 18 क्या है? अरे मालिकुलर वेट है। अरे मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन अभी पीछे कराया था ना, आप लोग ये क्वेश्चन करो, जो मेरे साथ चल रहे हैं वो ये क्वेश्चन करें। ये मालिकुलर वेट है, मालिकुलर वेट ऑफ NaOH एंड वाटर, ये मालिकुलर वेट लिखा है, इसका फुल फॉर्म लिख दूं? मालिकुलर वेट को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं भाई, मालिकुलर वेट ऑफ NaOH और वाटर मैंने गिवन कर दिया है ना। चलो क्वेश्चन कहां है ये? अब देखो, मास ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया है, मास ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया तो कनेक्टर दिया है, कनेक्टर देखो। अब मैं भी क्वेश्चन करता हूं आपके साथ, है ना, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। तो पहला क्या है? सल्यूट। तो मास ऑफ सल्यूट कितना हो गया? कितना हो गया दोस्त? 20 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ml। किसी ने कहा इस बार ml क्यों लिखा? यहां पे v लिखा है, पहले का पहले से कंपेयर, दूसरे का दूसरे से कंपेयर, पहले का पहले से कंपेयर, दूसरे का दूसरे से कंपेयर। तो v का मतलब वॉल्यूम, w का मतलब मास। अब हमें क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए। सॉल्यूट कौन है? NaOH। तो यार मोल ऑफ NaOH, मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ वाटर इनटू कुछ नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH चाहिए। तो अब मोल ऑफ NaOH कैसे में निकालें? मोल ऑफ NaOH ये है, NaOH ही तो सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट कौन है? सॉरी, तो मोल ऑफ NaOH तो यहां से आ गए, हमने लिख दिए। ओए हाँ, तो मोल ऑफ NaOH तो बेटा हमने ऐसे लिख दिए, वेट अपॉन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल ऑफ NaOH आ गए। अब मोल ऑफ वाटर कहां से लाए? तो देखो, मोल ऑफ वाटर लाने के लिए मास ऑफ वाटर लाना पड़ेगा। तो जरा देखो, कनेक्टर दिया है, डेंसिटी ऑफ 20% W/V, सोल्यूशन ऑफ NaOH इज दिस। ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी है, चेक कर लो। अब डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी है तो मास ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा। कैसे? मैंने आपको पढ़ाया था कि डेंसिटी एक कनेक्टर है, D इक्वल टू होता है M/V। तो M इक्वल टू क्या होता है? D इंटू V। तो भैया सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखोगे, सॉल्यूशन की डेंसिटी रखोगे, एक मिनट, तो मास किसका आएगा? सॉल्यूशन का ही तो आएगा। तो भैया देखो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखा, सॉल्यूशन की डेंसिटी रखी, चलो लिख भी देता हूं जैसे बच्चों को दिक्कत ना आए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml। और दोस्त डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 1.2 ग्राम पर ml। तो ग्राम से ग्राम उड़ गया, इसका मतलब 120 ग्राम क्या आ गया? सॉल्यूशन का मास आ गया। सॉल्यूशन का मास 120 ग्राम है, सॉल्यूट कितना है? 100। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। आ गया कि नहीं? है? अब वैल्यू डाल दो। अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये आ गया 0.5, ये आ गया 0.5, और ये आ गया 50.55। तो ये आ गया 0.5 डिवाइडेड बाय प्लस
55.55 50.55 आ गया 56.06 ये 05 तो डिवाइड करो 0.5 डिवाइडेड बाय 56.05 अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है 0.008 0.0089 है ना। हाँ ये देखो आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर मिस्टेक हो गई है। ओए कहाँ मिस्टेक है देख लेते हैं। डुग 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 टक टक दोस्त टक टक 0.5 18 100 को 18 में डिवाइड करोगे तो वाटर का कंसंट्रेशन आएगा वो 55.55 होता है। इसमें 0.5 ऐड करोगे तो 6.05 होता है। ओके ये क्या लिख दिया है यहां मिस्टेक हो गई है 6। अच्छा यहां से मिस्टेक चली आ रही है। हाँ इस जगह से मिस्टेक हो गई है। ओ भाई बच्चे कहेंगे यार सर आप कैलकुलेटर से किया फिर भी मिस्टेक हो गई। ये खतरनाक बीमारी है आपकी। वो बच्चों 55.55 लिख दिया था वहां पे है ना। बच्चे बच्चे कहेंगे देखो कैलकुलेशन थोड़ी देखे रहना। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक करता हूं ये मैं मानता हूं। अठारह साल से कैलकुलेशन की नहीं है ये देखो। हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है बिल्कुल सही है ठीक है। तो कैलकुलेशन देखते रहिएगा। अब बस लाइव क्लास का इसी में मजा रहता है। लाइव क्लास में बच्चे इंटरेक्ट रहते हैं बच्चे बताते रहते हैं हम बताते रहते हैं बच्चों को तो गलतियां हो नहीं पाती। यदि रिकॉर्डेड हो तो निपट जाए। कैलकुलेशन मिस्टेक चली गई मगर बच्चे बता देते हैं सब कुछ जान जाते हैं। बहुत सही आंसर सही है मस्त बिल्कुल सही। तो बात समझ पा रहे हो देखो वो हमको जब फंसाएगा ना तो हम लोग पकड़ लेंगे। क्यों डी पहले ये ध्यान रखना डेंसिटी कनेक्टर है डेंसिटी कनेक्टर। अब देखना एक और खेल खेलने जा रहा हूं। अभी इस क्वेश्चन को पलट दो मतलब मोल फ्रैक्शन दिया है और मास परसेंटेज निकालना है। यदि ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे करोगे। नहीं नहीं ये तो अभी पढ़ाया नहीं है। ये पढ़ाया है अभी ये भी नहीं पढ़ाया है। वो क्वेश्चन कहाँ चला गया यार मैं लाया तो था बच्चों के लिए। एक मिनट बच्चों जरा एक क्वेश्चन ढूंढता हूं कि यदि मोल फ्रैक्शन दिया हो और मास परसेंटेज पूछा जाए तो कैसे करेंगे। नहीं तो फिर मैं लिख दूंगा टुक 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 कैलकुलेट द मास परसेंटेज। और दिया क्या ये तो हो चुका है। हाँ ये भी हो चुका है ये तो हमने करा दिए। यदि मोल फ्रैक्शन दिया जाए और मास परसेंटेज अच्छा ये मैं करा चुका हूं। ओ सॉरी बेटा ये क्वेश्चन करा दिया है। मोल परसेंटेज दिया जाए मास परसेंट पूछा जाए। ठीक है ठीक है ठीक है चलो। अब देखो हाँ वो मैंने करा दिया। अब ये क्वेश्चन करो मैंने कहा था ना मैं साथ साथ में कराता रहूंगा। तो ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसको करो। मैं सब कुछ करा दूंगा बैच के अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आईआईटी के क्वेश्चन सब करा देंगे हम लोग। बस आप बैठे बैठे करते रहिए मेरे साथ साथ। हाँ बच्चों वो हो चुका है मैंने अभी ध्यान दिया। इसको करो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको मैं देता हूं 40 सेकेंड। 40 सेकेंड आंसर बताओ आंसर बताओ 40 सेकेंड। 40 सेकेंड आंसर बताइए। हम्म। हम्म सर टाइम। हाँ जल्दी से आंसर बताओ बच्चों।
ओ लगता है चैट कहीं और जा रही है क्या? आंसर बताओ इसका जल्दी से। यदि किसी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा, है ना, क्वेश्चन आगे बढ़ गया है। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट बता दें, बेंजीन C6H6 होता है, मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है। और कौन है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कंटेनिंग कितने परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हम दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 72 इंटू 2, तो ये हो गया 4, 144, 12, 6, 5, 1। इसका मॉलिक्यूलर वेट 156 होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट बेटा मैंने दोनों के दे दिए। करिए आंसर बताइए। ओ 154, 154 आएगा। और कार्बन होते हैं 6 और 72 और प्लस हाइड्रोजन होते हैं 6, 68। सही है, हाँ बिल्कुल सही है। आंसर कितना आ रहा है बच्चों का? ओके, अब जल्दी से मैं कर देता हूं और इसको छोड़ देता हूं, है ना, मतलब ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन चाहिए, तो मोल ऑफ बेंजीन चाहिए, मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ वाटर चाहिए। वाटर है कौन? कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉरी, मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड चाहिए। अब देखो जरा, मास परसेंटेज दिया है, तो मास परसेंटेज दिया है तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूट है, तो जरा देखो ये 30% W/W है, तो पहला सॉल्यूट दूसरा सॉल्यूशन, तो 30 ग्राम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है। और 70 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन है। तो मास ऑफ बेंजीन कितना आएगा? मास ऑफ बेंजीन आएगा 100 माइनस 30, मतलब 70 ग्राम। ये देखो परसेंटेज इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। हाँ वेरी गुड, अब निकाल लोगे ना? यस यस सही है, निकाल लोगे। तो 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब आप निकाल लेंगे, सारी वैल्यू डाल दोगे ना, मोल बना लोगे यार, सबकी वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, सबकी वैल्यू निकाल दी है तो कर लीजिएगा। अब जरा देखो यार दोस्त, अब हम लोगों का मन कर रहा है कि चलो आईआईटी का भी क्वेश्चन करें, तो देखता हूं आईआईटी का क्वेश्चन जिसमें मोल फ्रैक्शन पूछा गया हो। इसमें मोलरिटी भी इन्वॉल्व है यार, बात ये है। अच्छा अच्छा, चलो मोलरिटी पढ़ा देता हूं तभी हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चनों में मोलरिटी भी इन्वॉल्व है, मोलरिटी भी पूछ रहा है वो बार बार। चलो टाइम को देखते हैं जरा, टाइम कितना, टाइम थोड़ा कम है। बच्चे कह रहे हैं सर मिस्टेक, किस में मिस्टेक है? अच्छा वो मिस्टेक तो सॉल्व कर दिए, चैट थोड़ी पीछे तो नहीं चल रही है? 30
अच्छा बच्चों, अब आप ये क्वेश्चन करिए। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, जिसमें ऑप्शन होंगे वो देता हूं आपको, है ना बच्चों। देखो ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया, 2019 में ये क्वेश्चन आया है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मोल फ्रैक्शन निकालना है। 8 ग्राम NaOH dissolve in 18 ग्राम वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH ऑफ सोल्यूशन। मोलरिटी को मत निकालिएगा, अभी मैंने मोलरिटी नहीं पढ़ाई है, ठीक है। तो मोलरिटी मत काउंट करो, मोल फ्रैक्शन काउंट कर दो। सिर्फ मोल फ्रैक्शन काउंट करिएगा, मोलरिटी मत काउंट करिएगा। मोलरिटी अभी पढ़ाई नहीं है। सर ये क्या आ रहा है, CCl4, एक मिनट सर, 30 ग्राम बहुत तेज सॉल्ट जा रही है। सलूट सर, CCl किसमें मिस्टेक हुई है, कौन से क्वेश्चन की बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, किस क्वेश्चन। देखो आप लोग किसी क्वेश्चन की मिस्टेक कह रहे हो, ऐसा तो नहीं पीछे वाले किसी क्वेश्चन की कह रहे हो जिसको हम लोग सही कर चुके हैं। अच्छा बच्चे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन की कह रहे हैं। आप लोग तब तक इसको करिए जरा, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन किधर गया उसको ढूंढते। एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन किधर है, ये है। क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ CCl4, ठीक है। कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। ओके, गड़बड़ इस जगह हुई है। 30% जो है वो बेंजीन है, 30% बच्चों क्या है, बेंजीन है। 30% बाई मास इन बेंजीन। एक मिनट यार, आज बहुत सारी मिस्टेक हो गई है। हाँ बच्चों, आज बहुत सारी मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेन 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन 30% है, तो मास ऑफ बेंजीन कितना है, 30। तो मैंने, अच्छा हुआ आप लोगों ने उसमें बता दिया कमेंट में कि सर थोड़ी सी मिस्टेक है। अब मैं इसका ये लो, ठीक है ना। हाँ बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल, इसको मैंने सही कर दिया, इसको मैंने सही कर दिया। अब हम इसका आंसर पूछ रहे थे, ओनली मोल फ्रैक्शन ठीक है, ओनली मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। मोल फ्रैक्शन सिर्फ निकालोगे और कुछ नहीं निकालोगे। आज तो यार हमने तहलका मचा दिया, है ना। मुझे लग रहा है आज तो मैं 3 क्वेश्चनों में छोटी छोटी मिस्टेक, 2 बार तो कैलकुलेशन मिस्टेक की, और इस वाले में तो सलूट और सॉल्वेंट ही उल्टा लिख दिया था, है ना। सॉरी बच्चों, हाँ तो बहुत ज्यादा इस बार गलती कर दी। अब देख देख के किया जाएगा, क्योंकि ज्यादा मिस्टेक अच्छी बात नहीं है कि नहीं। अच्छा, अब पूछ क्या रहा है, अब हम लोग आराम से पढ़ लेंगे। 8 ग्राम मतलब 8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इन 18 ग्राम वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन। तो देखो मोल फ्रैक्शन NaOH का पूछ रहा है, तो NaOH का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो मोल ऑफ NaOH, मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल ऑफ सॉल्यूशन में क्या हुआ, मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ वाटर। NaOH के मोल कैसे निकालोगे,
वाटर के मोल कैसे निकालोगे? वेट डिवाइडेड बाय, है ना। बच्चे कहेंगे कि यार सर आप इतनी मिस्टेक कैसे कर देते हो। हाँ यार, आज मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैंने इतनी मिस्टेक कहां से कर दी। कुछ ज्यादा ही कर दी ना, 2-3 क्वेश्चनों में मिस्टेक कर दी, किसी में कैलकुलेशन। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग मिस्टेक नहीं करेंगे किसी भी तरह की, है ना। कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक अब नहीं हम लोग करेंगे। चलो बच्चों, ये वैल्यू कितनी आई? 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 18। अच्छा ये तो 1 ही होता है। तो देखो यार 0.2 डिवाइडेड बाई 1.2, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 1.2 कितना आ गया? 1.1 डिवाइडेड बाई 6। 1/6 कौन सा आंसर है? 1/6 का मतलब हुआ ये 140 हो गया, 36 फिर 40 हो गया, फिर 36, लगभग ये आया 0.167। तो यार ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। मोलरिटी निकालने को मैंने मना किया है क्योंकि मोलरिटी अभी पढ़ाया नहीं है, तो अब उसको जल्दी से कहो तो पढ़ा दे। टाइम देख रहा था, मैंने कहा टाइम हो गया है, इसलिए मैंने मोलरिटी नहीं पढ़ाई है ना, क्योंकि टाइम हो गया है। अब आधी अधूरी चीज पढ़ाएंगे तो मजा नहीं आएगा, तुम्हें भी हमें भी। आधी अधूरी चीज पढ़ाएंगे ना तो तुम्हें भी मजा नहीं आएगा, हमें भी मजा नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन निकाला है सिर्फ इसका। यस, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों ने मोल फ्रैक्शन सही निकाला है, मोल फ्रैक्शन सही निकाला है, वेरी गुड, मोल फ्रैक्शन सभी बच्चों ने सही निकाला है। हाँ गुड। अच्छा अब देखो थोड़ा सा सीरियस नोट पे बात कर लेते हैं। देखो यार बच्चों, कल की क्लास में भी थोड़ा सा टाइमिंग का इधर उधर हो सकता है, कल की क्लास का भी टाइमिंग थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है ना। उसका रीजन है हम लोग फॉल्ट को पकड़ रहे हैं, इसीलिए बैचों की टाइमिंग थोड़ी अलग अलग रख रहे हैं। जैसे क्या है, हम इस चीज को देख पाए कि मेजर मिस्टेक किस जगह से आ रही है। तो कल की क्लास में भी हम लोग इस चीज को पकड़ लेंगे, है ना। तो कल एक आध दिन है, उसके बाद एक रेगुलर पैटर्न बन जाएगा, हमेशा क्लास उसी समय होगी, पूरे साल हम लोग उसी समय रेगुलर क्लास लेंगे। अब मैं सभी बच्चों को बस एक लाइन कहना चाहता हूं, उस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कोई भी बच्चा गिव अप ना करे, गिव अप मत करना, बस आप चलते रहो, टीचर के साथ चलते रहो। अभी आपको कठिनाइयां आएंगी, उन कठिनाइयों को झेलते हुए, बर्दाश्त करते हुए आगे तक जाइए, बस लास्ट तक। मैक्सिमम आईआईटी निकालने वाला बच्चा, रैंक निकालने वाला बच्चा 12th का होता है। क्यों? क्योंकि वो कठिनाइयों से लड़ना जानता है, वो कठिनाइयों से लड़ना जानता है, वो स्कूल को भी मैनेज करता है, घर को भी मैनेज करता है, कोचिंग को भी मैनेज करता है, और आराम से मैनेज हो जाएगा यदि तुमने बैकलॉग क्रिएट ना किया तो। यदि बैकलॉग क्रिएट ना किया, यदि थोड़ी बहुत कहीं हेडल आए भी, कि स्कूल की कुछ हेडल आई या कोचिंग की कुछ हेडल आई, तो कोई बात नहीं, उससे लड़ना। क्योंकि यदि आप गिव अप कर दोगे तो अगले साल बहुत टेंशन हो जाएगी, क्योंकि आईआईटी के लिए आप जानते हैं कि 12th अपरिंग एंड 12th पास पेपर दे सकता है। तो इस साल आप जितनी मैक्सिमम प्रिपरेशन कर ले जाओ, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। भाई मेरी कामना तो यही है कि सारे के सारे बच्चे इसी साल प्रिपरेशन करके इसी साल सेलेक्ट हो जाए। मगर मैं कहता हूं कि मान लो 5 से 10% या 15% ऐसे बच्चे हुए जो 12th के साथ पेपर दे रहे हैं, तो शायद इतनी अच्छी रैंक ना दे पाए। तो यार अगले साल आपके पास बोनस होगा कि आपने सारा सिलेबस पढ़ रखा है, तो आप एक लेवल से स्टार्ट करोगे, और जब आप एक लेवल से स्टार्ट करोगे तो खट से रैंक आ जाएगी, नहीं तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और उस साल जीरो से हीरो बनने में दिक्कत आएगी, क्योंकि यदि उस साल यही चीज हो गई कि हमारी अच्छी रैंक ना आई, तो आगे एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा, मेरी सभी बच्चों को एडवाइस यही है कि हम दोनों लोग लड़ते रहेंगे, और लड़ते लड़ते लास्ट तक चलेंगे। लड़ते रहेंगे मतलब आपस में नहीं यार, एग्जाम से, आईआईटी से। तो आईआईटी से लड़ते रहेंगे मतलब स्कूल, कोचिंग, ये मैनेज करते रहेंगे, सब्जेक्ट 3-3, इन सबको मैनेज करते हुए लास्ट तक जाएंगे और पूरी जान लगा के पेपर देंगे आईआईटी का। गिव अप नहीं करेंगे।
देखो जिसने गिव अप करना सीख लिया तो वो ध्यान रखे उसको हमेशा टेंशन आएगी। क्यों? क्योंकि जब कोई भी बड़ा काम आप हाथ में लेते हो तो उसमें कठिनाइयां आती ही आती हैं। एक सिंगल ऐसा काम नहीं है जिसमें कठिनाई ना आए। यदि वो बड़ा काम है, अच्छा काम है, हैवी काम है, तो आईआईटी निकालना एक अच्छा काम है, टफ काम है ना। तो ध्यान रखिएगा कठिनाइयां आएंगी, मगर उनसे सिर्फ हम लोग लड़ेंगे और उनको पार करेंगे, हेडल को दूर करेंगे, फाइट करेंगे और आगे तक पहुंचेंगे। गिव अप कभी नहीं करोगे, ठीक है। तो सभी बच्चों को मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, हो सकता है कल हो और हो सकता है और किसी दिन हो। डीपीपी नंबर 1 जो आपको मिली है वो कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चनों को रिवाइज कर लीजिएगा जो पढ़ाए गए हैं, और सीएसडी को अच्छे से जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही कहेंगे। अपना ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे फ्यूचर इंजीनियर। बाय बाय।